प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक साहित्यिक की डायरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है और ये रचना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम को जो है ध्यान में रखते हुए इस PDF को मैंने बनाया है। जितना भी मैं पढ़ाऊँगी इस क्लास में वो सभी तथ्य जो है आप सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं एक साहित्यिक की डायरी। तो यह जो है एक डायरी विधा नहीं है, यह लेखों का एक संग्रह है। इसको हम जो क्या कहेंगे, क्या विधा कहेंगे, तो लेखों का संग्रह हम कहेंगे। जैसे कि उस समय मुक्तिबोध जो है समसामयिक घटनाओं पर और साहित्यिक विषयों पर जो है वो लेख लिखते थे। और उस समय जो उनकी पत्रिकाएँ थी, जैसे नया खून, वसुधा पत्रिका, उन पत्रिकाओं में जो है लेखों को प्रकाशित करते थे। तो उन्हीं लेखों का जो है यह संग्रह है एक साहित्यिक की डायरी, जिसके रचनाकार हैं मुक्तिबोध। इनकी का जो है पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अब बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म जो है 1917 और मृत्यु जो है 1964। इनका जन्म जो है 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे रचनाएं हैं जो पूछे जाते हैं वो एक बार आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिएगा अलग से, अगर नहीं आप अभी तक आप जान पाए हैं तो। रचनाएं हैं इनकी कामायनी एक पुनर्विचार, यह जो है आलोचनात्मक कृति है इनकी। भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, चांद का मुंह टेढ़ा, ये सभी आलोचनात्मक कृति हैं यहाँ तक जो मैंने बताया। देखेंगे चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्य की डायरी, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता हुआ आदमी। चांद का मुंह टेढ़ा से लेकर यहाँ तक सतह से उठता हुआ आदमी जो है, इस पे जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम यहाँ से बुक से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक साहित्य की डायरी जो रचना ये 13 प्रकरण में विभाजित है। कुल जो है इसमें 13 प्रकरण हैं। ठीक है, 13 प्रकरण हैं, उनके नाम दिए गए हैं। उन प्रकरण को आप लोगों को जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो है पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है। पहले हम जो है इसकी भूमिका देख लेते हैं। एक साहित्य की डायरी से पहले संस्करण, एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 2064 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी। भोपाल में मुक्तिबोध ने मुझे सौंपी थी, ये श्रीकांत वर्मा जी लिखते हैं। ठीक है ना। इसकी जो भूमिका है, भूमिका किसने लिखा है, तो श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा जी ने लिखा हुआ है। अभी हम नीचे देखेंगे। आगे कहते हैं, वह जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में वह प्रकाशित हुई। उस पांडुलिपि के कटु यान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थी और फलस्वरूप वे पहले संस्करण में नहीं हैं। यानी कि जो 13 संस्करण हैं या 13 जो प्रकरण हैं, उनमें जो लास्ट के 3 हैं, ठीक है, एक तो कटुयान और काव्य सत्य, ये पहला हुआ, और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, ये 3 संस्करण जो है पहले जो प्रकाशित हुई थी इनकी रचना एक साहित्य की डायरी, उसमें नहीं है। ठीक, इस बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछ सकता है। ठीक, आगे कहते हैं कि ये सारी डायरियाँ 57, 58 और 60 में वसुधा जबलपुर में है। ठीक है, वसुधा जबलपुर से जो है प्रकाशित हुई थी। डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है और यह गलत फहमी हुई हो सकता है कि मुक्तिबोध की ये डायरियाँ भी तिथिवार डायरियाँ होंगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक साहित्य की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम है जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। वसुधा से पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में वह एक साहित्यिक की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक तो कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए
प्रस्तावित है। प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित किस्तों जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध है, क्या है, तो स्वतंत्र एक निबंध है स्वयं में, कि शामिल करने का उनका उद्देश्य ही यही था कि वे न तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्य मानते थे और न साहित्य को सामयिक टिप्पणी। वस्तुतः जैसा कि श्री अदीब ने लिखा है, मुक्ति बोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसे आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। ठीक, ये लास्ट का लाइन आप लोग याद रखिएगा, श्रीकांत वर्मा ने कहा है ये। ठीक है, क्या कहते हैं कि अदीब ने लिखा है कि मुक्ति बोध की डायरी उस सत्य की खोज है, उसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। ठीक ना, तो ये देखिए भूमिका जो है श्रीकांत वर्मा ने लिखा हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, भूमिका ज़्यादा नहीं है, इसको आप लोग रिपीट करके भी पढ़ लेंगे, याद रहना चाहिए। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसका 70% से ज़्यादा आप लोगों को माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक साहित्यिक की डायरी जो है अनुक्रम में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 13 प्रकरण, उनको हम देख लेते हैं और इस प्रकरण को आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। पहला है तीसरा क्षण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है एक लंबी कविता का अंत। तीसरा है डबरे पर सूरज का बिंब। चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स। पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत। छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। सातवां है नए की जन्म कुंडली 1 और आठवां है नए की जन्म कुंडली 2। याद करना बहुत आसान है ये, ठीक है। नौवां है वीरकार। 10वां है विशिष्ट और अद्वितीय। 10वां है कटुयान और काव्य सत्य। 12 है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, है ना। ये 13 होना चाहिए, काउंटिंग में जो है गलत हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 11 12 13, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट के हैं 11 12 13 ये जो है पहले संस्करण में नहीं थे। एक साहित्य का डायरी जो है पहले जो प्रकाशित हुआ था उसमें ये 3 प्रकरण नहीं थे, ठीक है, जैसा कि भूमिका में भी बताया गया है। इसको आप लोग क्या करना है, क्रम में याद रखना है, बिल्कुल क्रम में याद होना चाहिए। ये जो है क्रम में लगाने के लिए आता है, ठीक ना, ऐसे दे देगा, आप लोगों को जो है क्रम में लगाना होगा। अब जो है यहाँ पे मैंने कुछ जो प्रकरण हैं, एक एक प्रकरण के बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्या मुक्तिबोध ने कहा है, उसके कुछ पॉइंट मैंने लिए हैं, उनको देख लेते हैं, फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। जैसा कि तीसरा क्षण, सबसे पहला है तीसरा क्षण। तो इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें उनके काल्पनिक मित्र केशव के साथ वार्तालाप मिलता है। इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने केशव के व्यक्तिगत और बौद्धिकता का चित्रण भी किया है। इनके मित्र होते हैं, पहला आप पढ़ेंगे ना तीसरा क्षण, एक साहित्य की डायरी का पहला प्रकरण तीसरा क्षण है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने जो है 3 जो है इन्होंने बताया हुआ है, अभी हम आगे देखेंगे। इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने केशव के व्यक्तिगत और बौद्धिकता के चित्रण किया है। इस प्रकरण में हम मुक्तिबोध के कुशल निबंध लेखन की शैली देख सकते हैं। इसमें मुक्तिबोध ने कला के 3 क्षण बताए हैं, ठीक है। अभी 3 क्षण हम देखेंगे क्या क्या बताया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न ज़्यादातर वहाँ से आता है ना। डायरी मुक्तिबोध ने कला के 3 वर्गों की चर्चा की है। प्रथम क्षण है अनुभूति। प्रथम क्षण क्या है, अनुभूति है। द्वितीय क्षण है चिंतन एवं चिंतन है। पहला क्या है तो अनुभूति है, फिर है चिंतन, और तृतीय क्षण क्या है, अभिव्यक्ति, ठीक। जैसा कि अपने शब्दों में हम कहें तो एक लेखक जो है किसी भी घटना को पहले वो जो है याद करता है ना, अनुभूति करता है, जिसको याद करना बोलेंगे, याद करता है, फिर जो है अपने मन में उसको उतारता है, उस पर जो है चिंतन करता है, मंथन करता है, फिर अपने शब्दों में जो है वो अभिव्यक्त करता है ना। ऐसे ही तो करते हैं ना लेखक।
तो यही वही जो है यहाँ पे मुक्तिबोध ने कला के कितने क्षण माने हैं, तो 3 क्षण माने हैं। पहला है अनुभूति, दूसरा है चिंतन और तीसरा है अभिव्यक्ति। इन तीनों क्षणों का सम्यक परिपाक आवश्यक है, अति आवश्यक है। स्वयं मुक्तिबोध जी के शब्दों में क्या कहा इन्होंने, कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कृष्ट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने इसको काट दीजिए, अपने क सकते दुखते मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी आंखों के सामने खड़ी हो। इसमें जितने भी पात्र हैं सारे काल्पनिक हैं, ठीक है ना, कल्पना पर आधारित जो है ये रचना है। आगे कहते हैं तीसरा और अंतिम क्षण इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक गतिमानता। ठीक है, ये हो गया पहला प्रकरण। अब आते हैं दूसरे पे देखेंगे। दूसरा है एक लंबी कविता का अंत। इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने अपनी कविता के आकार, स्वरूप और विस्तार के बारे में चर्चा किया है। इस प्रकरण को विचारों का जनक निबंध कहा जाता है। इसी प्रकरण में उन्होंने प्रगतिशीलता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कविता की रचना प्रक्रिया, आधुनिक साहित्यकारों की स्थिति, उनके स्वभाव और उनकी श्रेणियों का विवेचन किया है। तो ये देखो, ये पूछा जा सकता है ना कि मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण में प्रगतिशीलता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कविता की रचना के बारे में उन्होंने जो है जिक्र किया है या उल्लेख किया है। तो कौन सा प्रकरण होगा, एक लंबी कविता का अंत, दूसरा प्रकरण। ठीक, इस तरह से प्रश्न बन सकता है, डीप प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यथार्थ को प्रकट करना उनकी दीर्घ कविता उनकी चिंतन का कारण बनता है, उनकी चिंता का कारण बनती है। वे कहते हैं यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित हैं। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता और जो छोटी होती हैं वस्तुतः छोटी ना होकर अधूरी लिखकर छोड़ दी है। उन्हें ख़त्म करने की कला मुझ में नहीं आती, यही मेरी ट्रेजेडी है। तो ये दूसरा प्रकरण है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी मैंने लिया है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ चुका है और कई बार रिपीट हुआ है तो आगे भी होगा। तीसरा है डबरे पर सूरज का बिंब। इसमें जो है यह व्यंग्य शैली में लिखा गया निबंध है। हाँ, इसको हम एक साहित्य की डायरी को हम एक निबंध संग्रह भी कर सकते हैं, ठीक है, निबंध संग्रह भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे यहाँ पे यह व्यंग्य शैली में लिखा गया निबंध है, डबरे पर सूरज का बिंब। ठीक, इसमें मध्यवर्गीय संस्कारों वाले बुद्धिजीवी की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। अब यहाँ से उठा के पूछ सकता है डीए कि किस प्रकरण में मुक्तिबोध ने, यानी एक साहित्य की डायरी रचना में मुक्तिबोध ने किस प्रकरण में मध्यवर्गीय संस्कारों वाले बुद्धिजीवी की मानसिकता पर व्यंग्य किया है। तो हो जाएगा राइट आंसर हमारा तीसरा प्रकरण, डबरे पर सूरज का बिंब। ओके, अब देखेंगे चौथा, हाशिए पर नोट्स। चौथा है हाशिए पर नोट्स। इस प्रकरण के अंतर्गत मुक्तिबोध ने आलोचक की तटस्थता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि आलोचक को अपनी आलोचनात्मक भावना को प्रधान मानते हुए तटस्थ रूप से कृति की समीक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, उनका मानना है कि एक व्यक्ति में अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, यानी अंधविश्वास जो एक होता है वो नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष एवं तटस्थ रूप से की गई आलोचना से मनुष्य में सुधार किया जा सकता है। तो ये चौथे प्रकरण में है हाशिए पर नोट्स। ठीक, ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। पांचवा प्रकरण है सड़क को लेकर एक बातचीत। इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने निम्न वर्ग के काव्य को भी पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए पर जोर दिया है। यानी जो पांचवा प्रकरण है सड़क को लेकर एक बातचीत, इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने निम्न वर्ग के जो काव्य लिखे थे उनको भी जो है पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए, इस पे इन्होंने जोर दिया था। साथ ही भौतिक संस्कृति की बात भी यहाँ की गई है।
5वें प्रकरण में। अब देखते हैं छठा प्रकरण। छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। इसमें जो है इस निबंध में मुक्तिबोध ने एक वैज्ञानिक व्यक्तित्व विश्लेषण किया है। यह संवाद शैली में लिखा गया विश्लेषण है। व्यक्तित्व के न मालूम कितने ही पहलू हैं जो मुझसे छिपे हुए हैं, जैसे पंखुड़ी के भीतर पंखुड़ी अथवा प्याज की परतों के अंदर ही परतें। फिर व्यक्तित्व का जो रूप आज हमें दिखाई देता है कहाँ तक अस्थायी है हम नहीं कह सकते। कहाँ तक अस्थायी है हम नहीं कह सकते। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स जो है किस प्रकरण में? छठे प्रकरण में है। अब चलते हैं आगे। 7वां प्रकरण है। 7वां और 8वां एक ही नाम है, ठीक है ना। एक जन्म कुंडली, नए की जन्म कुंडली 1 और नए की जन्म कुंडली 2, जैसे मैंने पहले ही दिखाया, आप लोगों को बताया। 7वां और 8वां एक ही जगह है, ठीक है। इसमें देखेंगे इस निबंध में मुक्तिबोध ने पुरानी परंपराओं के स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना को अनिवार्य माना है। अब पूछ सकता है कि किस प्रकरण में, एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण में मुक्तिबोध ने पुरानी परंपराओं के स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना को अनिवार्य माना है? तो वो हो जाएगा 7वां या 8वां, दोनों हो जाएगा। और दोनों दिया है तो दोनों, नहीं तो एक दिया है तो एक ही देगा, तो 7वां या 8वां राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने अपने मित्र के राजनीति में शामिल होने पर राजनीति की निंदा भी की है। और देखेंगे तो उनका कहना है कि संस्कृति की शिक्षा समाज और परिवार से प्राप्त होती है। साहित्य और राजनीति के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं होती। इस तरह व्यक्तित्व के जीवन के आधार तत्वों की बात की जाए तो सांस्कृतिक तत्व ज़्यादा महत्व रखते हैं। 9वां है वीरकार। इसमें इस प्रकरण में देखेंगे, इस प्रकरण के अंतर्गत मुक्तिबोध ने वीरकार को माध्यम बनाकर यह स्पष्ट किया है कि साहित्य का विकास तभी संभव है जब समाज का विकास हो, देश का विकास हो, विशेष रूप से मानव का विकास हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिख लेंगे आप लोग इसको अलग से, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ मुक्तिबोध ने एक साहित्यकार के संवेदनात्मक जीवन तत्वों की बात की है। 10वां है विशिष्ट और अद्वितीय। ठीक है, ये जो है दूसरे संस्करण में इसका जो है प्रकाशन हुआ था, ये ऐड किया गया था। ठीक, इसमें है, इस प्रकरण में लेखक ने जनसाधारण के जीवन की सत्यता को उजागर किया है। इस प्रकरण में लेखक ने यानी मुक्तिबोध ने जनसाधारण के जीवन की सत्यता को उजागर किया है। और क्या किया है, इस प्रकरण में लेखक मुक्तिबोध द्वारा नई कहानी और नई कविता पर व्यंग देखने के लिए मिलता है। इस प्रकरण में हमें लेखक द्वारा अलग अलग श्रेणियों के कवियों के साहित्य का विश्लेषण देखने को मिलता है। 11वां है कटुयान और काव्य सत्य। इस प्रकरण के अंतर्गत हम मुक्तिबोध द्वारा प्रेम कथा के माध्यम से वास्तविक जीवन और लेखक की वास्तविक मानसिकता का अवलोकन कर सकते हैं। 12वां और 13वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। इसमें देखेंगे, इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने रचना प्रक्रियागत संघर्षों के निर्माण को जीव तथ्यों या वस्तु तथ्यों से जोड़ते हुए व्यक्तिगत और अभिव्यक्तिगत के जटिल प्रश्नों से जूझते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, साथ ही व्यक्तिगत ईमानदारी को स्पष्ट करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। ठीक, इस प्रकरण में जो व्यक्तिगत कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और 2 है, इसमें जो है इनका एक दोस्त होता है यशराज। ठीक है, ये एक पात्र है, दोस्त नहीं होता है, एक पात्र है यशराज। इसका जिक्र जो है इन दोनों प्रकरण में आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी पूछ सकता है, तो नाम याद रखिएगा। पात्र जो है यशराज, एक व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, इस प्रकरण में जो यशराज का जिक्र है।
यशराज जो होता है ना, वो इनके जो लेख ये लिखते हैं उनको जो है उस पर टिप्पणी करता है, उसको प्रकाशित करने से मना करता है ना। तो बहुत सारे जो है इनमें दोनों में जो है कंपटीशन रहता है। इस तरह का जो है इसमें भाव दिखाई दिया है। तो बहुत कुछ यहाँ पे लिखते हैं ना। साथ ही व्यक्तिगत ईमानदारी को स्पष्ट करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भी भाव या विचार उठता है उसी भाव में जो प्रस्तुत करना लेखक का धर्म होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो लेख लिखते हैं तो इसमें यशराज जो है ये कहता है कि इस लेख में व्यक्ति की ईमानदारी नहीं है। तो इस तरह का कुछ पॉइंट है, मैंने पढ़ा था, अभी पूरा लाइन वो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, पूरा PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगी, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ से लास्ट का वो पेज है तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं। बाकी जो है अभी कथन देखिए, हम पढ़ते हैं तो कथन से बिल्कुल वहाँ पे होगा तो मालूम पड़ जाएगा। अब दृष्टि की बुक में जो है पूरे प्रकरण, जितने भी 13 इसमें प्रकरण हैं, उन प्रकरण से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं पढ़ के निकालती वो सारे वहाँ पे दिए हुए हैं। तो उतना मेहनत करने की मुझे लगा ज़रूरत नहीं है, तो वहीं से मैंने उद्धरण को यानी कथनों को लिया है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं दृष्टि की बुक में, गाइड में, उसमें दिया हुआ है। ठीक, देखेंगे। एक साहित्य की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम है जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक पत्रिका है, नया खून। ठीक, साप्ताहिक में वह एक साहित्य की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखा करते थे जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित हुई। ठीक ना, जो लिखते थे ना लेख, वो इन्हीं 2 पत्रिका में जो प्रकाशित होते थे। वसुधा से पहले, ठीक है, वसुधा पत्रिका से पहले नागपुर से जो है नया खून जो साप्ताहिक पत्रिका थी, इसी में जो है इन्होंने प्रकाशित करवाया था। आगे है, न तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्य मानते थे और न साहित्य को सामयिक टिप्पणी। मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे देता है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है, देख लेंगे। पहला है तीसरा क्षण, दूसरा है लंबी कविता का अंत, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है डबरे पर सूरज का बीम, चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स, पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत, छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, सातवां है नए की जन्म कुंडली 1, आठवां है नए की जन्म कुंडली 2, और नौवां है वीरकार, 10वां है विशिष्ट और अद्वितीय, 11वां है कटुयान का काव्य सत्य, 12 है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, और 13 है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2 तो ऐसे ही आप लोग को याद हो जाएगा, 12 और 13 और 7, 8, है ना। नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, तो इस तरह से भी आप लोग इसको डिवाइड करके याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं कथनों पे, देखेंगे। पहला कथन है, ये बिल्कुल पहले तीसरा क्षण जो है पहला प्रकरण उसी से है। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला, इसलिए नहीं कि केशव मेरे सामने खुला मुक्त हृदय नहीं था। उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो छिपाई जाने की योग्य हो। इसके अलावा वह बालक सचमुच बहुत दयालु, धीर, गंभीर, भीषण कष्टों को सहज ही सह लेने वाला अत्यंत क्षमाशील था, किंतु साथ ही वह शिथिल, स्थिर, अचंचल, यंत्रवत और सहज स्नेही था। उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें बालकोचित, बाल सुलभ गुण दोष नहीं थे। मुझे हमेशा लगा कि उसका विवेक दृढ़ता का लक्षण है। ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि किस रचना से है, किसका है, तो किस रचना से? एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से? तो तीसरा क्षण। ठीक है, और लेखक कौन है? मुक्तिबोध। दूसरा कथन है यहाँ पे, हम दोनों के बीच एक ऐसा विश्वास हो गया था कि तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उसे परहेज करके दिमागी तलघर में डाल देना न केवल गलत है वरन उससे कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन। ठीक, आगे देखेंगे।
मुझे लगता है कि मन एक रहस्य लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वहाँ अथाह काला जल है, अथाह काला जल है। उस अथाह जल में स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। चिंतन करते हैं ना, सोचते हैं। अंधेरे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनकी कविता, लंबी कविता अंधेरे में, और ब्रह्म राक्षस, है ना, लंबी कविता है इनकी। तो ये लाइन पढ़ के जैसे लग रहा है कि अंधेरे कविता का जो है लाइन पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ये पंक्ति जो है एक साहित्य की डायरी के पहले प्रकरण से है, ठीक है। आगे कहते हैं, अथाह और एकदम स्याह अंधेरे पानी की तरह, पर चांदनी का एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है, जिसमें मेरी ही आंखें चमक रही हैं, मानो दो नीचे मूंगिया पत्थर भीतर उद्दीप्त हो उठे हों। अगला कथन है, साधारण बातें तो हमारे समाज की विशेषताएं थी, हमारी चर्चा का विषय बनती है। अगला कथन है, मुझे अभी तक याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया है कि सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। नेक्स्ट है, सच तो यह है कि मेरा उसके प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं था, ना कोई आकर्षण। ये प्रथम प्रकरण से ही है, ठीक है ना, तीसरा छड़ से ही। ऐसे पाषाणवत प्रशांत गंभीर व्यक्ति मुझे पसंद नहीं थे। किसके बारे में कह रहे हैं? केशव के बारे में। आगे कहते हैं कि हाँ, उसके प्रति मेरे मन में सम्मान और प्रशंसा के भाव थे, और चूंकि वह मुझे बहुत चाहता था, इसलिए मुझे भी उसे चाहना पड़ता था। ये मुक्तिबोध कह रहे हैं, केशव जो इनका मित्र था काल्पनिक, उसके बारे में कह रहे हैं। और ये इनके पिता के मुक्तिबोध के जो पिताश्री थे, उनके दोस्त का लड़का था ये केशव। आगे है, मैं जो स्वयं था वह स्वयं हो गया था, मैं जो स्वयं था वह स्वयं हो गया था, अपने से बृहत्तर विलक्षण अस्वयं। ये पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है, किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तादात्म्य प्राप्त कर लेता है तब सौंदर्य भावना उद्बुद्ध होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि निज और पर, स्वपक्ष और वस्तु पक्ष दोनों जब एक हो जाते हैं तब तादात्म्य उत्पन्न होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अब। पहली बात तो यह है कि मुझे उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी। मैं तो यह जानता हूँ कि सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। स्वपक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं और उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है, अथवा यूँ कहिए कि ज्ञान मीमांसा खड़ी होती है। एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा की बुद्धियाद पर ही परिकल्पनाओं के प्रसाद की रचना की गई है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे वाक्य पर हंसने की ज़रूरत नहीं, मैं उसकी स्थापना को विवादक मान सकता हूँ, हास्यपद नहीं। अगला कथन है, मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य के विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। जिस प्रकार विज्ञान के इंडक्शन से डिडक्शन पर आया जाता है, तथ्यों के संग्रह से उनके विश्लेषण द्वारा उनके सामान्यीकरण के अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसी प्रकार साहित्य के इंडक्शन से डिडक्शन पर क्यों न आया जाए। इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों रहे।
उपन्यास क्या है, यह पढ़ते समय हम विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत ही यह ठहराए कि उपन्यास किसे कहते हैं और उसका शिल्प क्या है, अथवा उसके प्रधान अंग क्या होते हैं। इसी प्रकार साहित्य के सौंदर्य किसे कहते हैं, इस प्रश्न के व पोह का क्षेत्र केवल हिंदी की आत्मपरक कविता और हिंदी के साहित्य तक सीमित न रखें। यदि हमने क्षेत्र विस्तार किया तो हम पाएंगे कि सौंदर्य संबंधी हमारी परिभाषा अस्पष्टता के दोष से अथवा अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के दोषों से रहित होगी। मुझे गहरा संदेह है कि आजकल की सौंदर्य परिभाषा, यानी कि यदि उसे व्याख्या कहें तो, ठीक है, सौंदर्य परिभाषा यदि उसे व्याख्या कहें तो केवल कविता और वह भी आत्मपरक कविता की विशेषताओं के आधार पर बनाई जा रही है। आगे कहते हैं कि सौंदर्य संबंधी इन व्याख्याओं का प्रकट या अप्रत्यक्ष उद्देश्य आज की काव्य दृष्टि का डिफेंस है, किंतु ये व्याख्याएं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस ठाठ से और शान से बनाई जाती है मानो वे सार्वभौम सत्य की सार्वकालिक स्पंदनाएं हों जो इस पोज और पॉस्चर की ज़रूरत नहीं है। यह अवैज्ञानिक दृष्टि है। अगर साहित्यिक सौंदर्य संबंधी मीमांसा करनी है तो आपको अपनी दृष्टि केवल आत्मपरक कविता, वह भी आजकल की कविता तक ही सीमित करनी चाहिए, और यदि ऐसी ही व्याख्या करनी है तो वह पोज और पॉस्चर त्याग देना चाहिए। मुझे इस पोज से चिढ़ है। तो देखिए क्लिष्ट शब्द भी हैं इसमें, है ना, तो ये याद तो होगा नहीं, बशर्ते आप लोगों को जो है इसको रिपीट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो इसको आप लोग पढ़ जाइएगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 100-150 पेज से ऊपर है ये विधा। एक साहित्य की डायरी जो रचना है 150 पेज से ऊपर है ये, ठीक है। तो सभी उसको पढ़ के इसमें से तथ्यों को निकालना जो है थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन दृष्टि की गाइड में जो है दिया है, बहुत अच्छे से दिया है उसमें, तभी मैंने इसको वहाँ से लिया है, ठीक। अगर नहीं मिलता मुझे तो मैं उसको पढ़ के खुद उस पेज को ले आती। आगे देखते हैं अगला जो कथन है, तुम में और मुझ में एक बड़ा भेद है। विचार मुझे उत्तेजित करके क्रियावान कर देता है। विचारों को तुम तुरंत ही संवेदनाओं से परिणत कर देते हो, फिर उन्हीं संवेदनाओं के तुम चित्र बनाते हो। विचारों की परिणति संवेदनाओं में और असंवेदनाओं की चित्रों में, इस प्रकार तुमने ये दो परिणतियाँ हैं। अगर तुम्हारी कविताएं किसी को उलझी हुई मालूम हो तो तुम्हें तलाश नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारी कविताएं ध्यान से पढ़ता हूँ। तो ये पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कला का पहला क्षण जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण, दूसरा क्षण इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना, एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने खड़ी हो गई हो। यानी ऐसी घटनाओं को लिख देना जो हमारी घटनाएं, जो काल्पनिक रूप से हम किसी घटना के बारे में सोचते हैं ना, मानो हमारे आंखों के सामने वो घटना हो रही हो, वही बात कह रहे हैं। फैंटेसी का मतलब काल्पनिक, है ना। फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपने आंखों के सामने खड़ी हो गई हो। तीसरा और अंतिम क्षण इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गतिमानता, शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। प्रवाह में वह फैंटेसी अनवरत रूप से विकसित, परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ती है। इस प्रकार की फैंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारण करती है। जिस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है वो फैंटेसी अपने मूल रूप से इतनी अधिक दूर चली जाती है कि वह कहना कठिन है कि फैंटेसी का यह नया रूप अपने मूल रूप की प्रतिकृति है। फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो सृजन होता है उसके कारण कृति क्रमशः विकसित हो जाती है। वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण, प्रथम क्षण निसंदेह अनुभव का क्षण है।
वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रथम क्षण निसंदेह अनुभव का क्षण है। प्रथम क्षण जो इन्हें माना है अनुभव, और दूसरा चिंतन, और तीसरा क्या है अभिव्यक्ति। आगे कहते हैं कि उसके बिना आवेग और आवेग की गति असंभव है। मानसिक प्रक्रिया को आत्म अभिव्यक्ति की ओर ले जाने के लिए आवश्यक पहला जबरदस्त धक्का यह प्रथम क्षण ही देता है। वह उस गति की दिशा निर्धारित करता है। यानी जो कला के 3 क्षण माने उसके बारे में जो यहाँ पे पूरा विस्तृत बता रहे हैं। निर्धारित करता है, साथ ही वह उसके तत्व रूपायित करता है, अर्थात तो वह उसको एक प्रकार प्रदान करता है। साथ ही मज़ा यह है कि वह अनुभव विचित्र रूप से अन्य मनस्तत्वों से जुड़ता हुआ मनस्पटल पर स्वयं को प्रक्षेपित कर स्वयं ही बदल जाता है। ज्यों ही वह घटना होती है, अनुभव के मूल अपनी दुखित हुई भूमि से पृथक हो जाता है, अर्थात वे निरे व्यक्तित्व न रहकर अपने से परे हो उठते हैं। जो फैंसी अनुभव की व्यक्तिगत पीड़ा से पृथक होकर, अर्थात उनसे तटस्थ होकर अनुभव के भीतर की ही संवेदनाओं द्वारा उत्सर्जित और प्रपेक्षित होगी, वह एक अर्थ में व्यक्तिगत होते हुए भी दूसरे अर्थ में नितांत निर्वैतिक होगी। उस फैंटेसी में अब एक भावात्मक उद्देश्य की संगति आ जाएगी। इस भावात्मक उद्देश्य के द्वारा ही वस्तुतः फैंटेसी को रूप रंग मिलेगा, किंतु यह होते हुए भी वह फैंटेसी यथार्थ में भोगे गए वास्तविक अनुभव की प्रतिकृति नहीं हो सकती। वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक होने के दौरान ही उस फैंटेसी ने कुछ ऐसा नवीन ग्रहण कर लिया जिससे वह स्वयं भी वास्तविक अनुभव से स्वतंत्र बन बैठी। फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। यह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है। ये सभी लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा पढ़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कला के 3 क्षण माने हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग अपनी तरफ से दोबारा पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, कला का दूसरा क्षण है मैंने कहना जारी रखा। कला का दूसरा क्षण है मैंने कहना जारी रखा, किंतु इस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने या चित्रित करने की प्रक्रिया के दौरान ही वह फैंटेसी पिघलकर उस प्रक्रिया के प्रवाह में बहने लगती है। उस आदिम प्रवाह में फैंटेसी के सारे रंग धुलकर बहने लगते हैं। सारा व्यक्तित्व और उसकी समस्त चेतना उस फैंटेसी के बहते रंगों के साथ बहने लगती है, और शब्दबद्ध होने पर अथवा विचित्र होने पर जो कृति या रचना तैयार होती है, वह कृति या रचना कला के दूसरा क्षण कौन सा है? चिंतन है ना। कहते हैं कला के दूसरे क्षण की पुत्री है, प्रतिकृति नहीं। इसलिए मूल फैंटेसी से उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र, विचित्र और पृथक है। कला का यह तीसरा और अंतिम क्षण, इन तीनों क्षणों के बिना कला असंभव है। इन तीनों क्षणों की विकास गति के अपने अपने अलग नियम हैं। आगे कहते हैं, मैंने कहना जारी रखा, यदि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पाना है कि सौंदर्य क्या है अथवा सौंदर्य प्रतीति क्या है, सौंदर्य अनुभव क्या है और वह किस प्रकार वास्तविक अनुभव से भिन्न है, तो तुम्हें कला के इन 3 प्रधान क्षणों के मनोविज्ञान ही का अध्ययन करना होगा। केशव से कहते हैं, दोस्त से अपने। आगे कहते हैं कि असलियत यह है कि सौंदर्य तब उत्पन्न होता है जब सृजनशील कल्पना के सहारे संवेदित अनुभव ही का विस्तार हो जाए। कलाकार का वास्तविक अनुभव और अनुभव की संवेदनाओं द्वारा प्रेरित फैंटेसी, इन दोनों के बीच कल्पना का एक रोल होता है। वह भूमिका एक सृजनशील भूमिका है। वही कल्पना उसे वास्तविक अनुभव की व्यक्तिबद्ध पीड़ाओं से हटाकर पैठ अब और गहरी हो रही है।
मैं उसकी बात बहुत ध्यान से सुनने लगा। आगे है, अगला कथन है, देखेंगे। यह इसलिए होता है कि दृष्टि की स्थिति मुक्त व्यक्तिकता और संवेदन की स्थिति बौद्ध व्यक्तिकता का समन्वय होकर वह समन्वय अपने से उच्चतर स्थिति में पहुंच जाता है। आगे है, आगे कहते हैं कि होता यह है कि फैंसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया में बहुत से नए तत्व उससे मिलते हैं। ये तत्व उसे लगातार संशोधित करते रहते हैं। ध्यान रखो कि यह फैंसी अनुभव प्रस्तुत होते हुए भी अनुभव बिंबित होती है। इस फैंसी में वस्तुतः एक भावनात्मक उद्देश्य समाया रहता है, उसमें एक संवेदनात्मक दिशा रहती है। फैंसी के भीतर यह दिशा और उद्देश्य उस फैंसी का मर्म प्राण है। अगला कथन है, दिशा और उद्देश्य में मर्म प्राण को धारण कर फैंसी गतिहीन नहीं रह सकती। फैंसी गतिहीन स्थिर चित्र नहीं है। उद्देश्य और उद्देश्य की दिशा के कारण ही वह गतिमय है। फैंसी डायनेमिक होती है। कला के प्रथम क्षण के अंतिम सिरे पर उत्पन्न होती ही उसकी गतिमान शुरू हो जाती है। फैंसी जो शुरू में एक आभास रूप देती है, वह तुरंत ही अनेक चित्रों की सुसंगत पात बनने लगती है। एक एक मर्म के आसपास ये चित्र संगठित होकर प्रवाहमान होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जो है इम्पोर्टेंट कथन है, ठीक है। आगे अगला कथन देखेंगे। महत्व की बात यह है कि ज्यों ही फैंसी शब्दबद्ध होने लगती है, फैंसी का भावनात्मक उद्देश्य या कहिए कि फैंसी का प्रधान पीड़ा अपना समर्थन, संरक्षण और पोषण करने वाले अन्य अनेक जीवानुभवों के तत्वों को समेटने लगती है। फैंसी के भीतर का वह मर्म जिसमें एक उद्देश्य है, एक पीड़ा है और एक दिशा है, अनेक जीवानुभवों से समर्थित, संवर्धित और पुष्ट होकर प्रकट होना चाहता है। इन जीवानुभवों के चित्र, भाव और स्वर फैंसी के मर्म में घुलने लगते हैं। फैंसी की गतिमानता की धारा में वे प्रभावित होकर उस धारा को अधिक सार्थक और पुष्ट करते हैं। अगला कथन है, चूँकि फैंसी के मर्म को शब्दबद्ध करते समय अनेक अनुभव, चित्र, भाव और स्वर तैर आते हैं, इसलिए फैंसी के उद्देश्य और दिशा के निर्वाह के लिए कलाकार को भाव संवादन करना पड़ता है, जिससे कि केवल मर्म के अनुभव और उसको पुष्ट करने वाले स्वर, भाव तथा चित्र ही कविता में आ सके। और इस बीच यदि कोई अन्य अनुकूल मार्मिक अनुभव तैर आए तो उसे भी फैंसी के मर्म की उद्देश्य दिशा में प्रतिपादित कर दिया जाए, अर्थात भाषा प्रभावित कर दिया जाए। अगला कथन देखेंगे। महत्व की बात यह है कि कला के तीसरे क्षण में फैंसी का मूल मर्म अनेक संबंधित जीवानुभवों से उत्पन्न भावों और स्वरों से मुक्त होकर इतना अधिक बदल जाता है कि लेखक उसे पूरी फैंसी को एक नई रोशनी में देखने लगता है। मेरा मतलब है मूल फैंसी का मर्म जो सिकुड़ा हुआ एक दर्द था, अब फैलकर एक पर्सपेक्टिव का रूप धारण करने लगता है। इस पर्सपेक्टिव से समन्वित मूल मर्म शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में बदल जाता है। ठीक, अगला कथन देखेंगे यहाँ से। कला का तीसरा क्षण कला का अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण है। यहाँ से फैंसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। अगला कथन देखेंगे। यहाँ से शब्द साधना शुरू होती है। शब्द के अपने ध्वनि अनुषंग होते हैं, उनमें चित्र और ध्वनि दोनों शामिल हैं। कलाकार अपने हृदय के तत्व के रंग, रूप, आकार के अनुसार अभिव्यक्त का रंग, रूप और आकार तैयार करना चाहता है, इसलिए उसे अपने हृदय की भाव ध्वनियों की शब्दों की अर्थ ध्वनियों से अनवरत तुलना करनी पड़ती है। आगे कहते हैं कि इनके दो परिणाम होते हैं। भाव ध्वनियों को उपलब्ध शब्द ध्वनियों के कटघरे में फंसाने का प्रयत्न, जिसके फलस्वरूप काफ़ी कुछ
काफ़ी कुछ मनस्तत्व अपना मौलिक और मूल तेज त्याग कर एक नए संदर्भ के संबद्ध आकार के में प्रकट होता है। कई कवि तो भाषा की चमक और सफाई के लिए अपने भाव तत्वों का बलिदान भी कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में फैंसी की ही काटछाट होने लगती है। अब दूसरा क्या बताते हैं? दूसरा बताते हैं कि किंतु इसके विपरीत दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिव्यक्ति साधना के दौरान स्वयं अभिव्यक्ति फैंसी को संपन्न और परिपूर्ण करने लगती है। फैंसी अपने को प्रकट करने के लिए समानार्थवाचक शब्दों को लाती है। भाषा एक जीवित परंपरा है, शब्दों में एक स्पंदन है। शब्दों में जो अर्थ स्पंदन है वह फैंसी द्वारा उद्भित नई भावधाराएं बहा देती हैं। ये भावधाराएं फैंसी की समीपवर्ती भावधाराएं हैं। यहाँ से देखेंगे, ऐसा क्यों? कहते हैं ऐसा क्यों? भाषा सामाजिक निधि है, शब्द के पीछे एक अर्थ परंपरा है, ये अर्थ जीवानुभवों से जुड़े होते हैं। फैंसी अपने अनुकूल शब्दों में स्थित अर्थ स्पंदन को उद्बुद्ध करती है। इन शब्दों के ढांचे में फैंसी को फिट करना पड़ता है, इसलिए फैंसी का मौलिक तेज काफ़ी कट छट जाता है। शब्दों के पीछे की अर्थ परंपरा फैंसी के मूल रंगों को छाट देती है, उसके आकार में परिवर्तन कर देती है। ठीक है, उसकी मौलिक गहनता अर्थात व्यक्तिगत संदर्भ भी तराश देती है। कई कवि शब्दों की अर्थ परंपरा से आच्छन्न होकर भाषा की सफाई और चमक के निर्वाह के लिए प्रकटीकरण के हेतु आतुर भाव तत्वों को ही काट देते हैं। अगला है, इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पीछे भाषा की अगाध अनवरत साधना शक्ति भाषा फैंसी को काटती छाटती और इस प्रक्रिया के विपरीत फैंसी भाषा का संपन्न और संबद्ध भी करती है। अगला कथन है, कवि की यह फैंसी भाषा को समृद्ध बना देती है। कवि की यह फैंसी भाषा जो है उसको समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वो निस्संदेह महान कवि है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कथन, ठीक है ना, ये जो है मोस्ट है। अगला कथन देखेंगे, इस प्रकार कला के तीसरे क्षण में मूल द्वंद्व है भाषा और भाव के बीच। किसके बीच? कहते हैं इस प्रकार कला के तीसरे क्षण में मूल द्वंद्व है भाषा और भाव के बीच। इन दोनों की परस्पर प्रतिक्रिया और संघर्ष बहुत उलझे हुए होते हैं और वे उन को बदलते रहते हैं। इन दोनों में संशोधन हो जाता है। वह द्वंद्व अत्यंत महत्वपूर्ण और सृजनशील है। भाषा एक परंपरा के रूप में फैंसी के मूल रंग को विस्तृत कर देती है, किंतु साथ ही उस फैंसी में संशोधन भी उपस्थित करती जाती है। साथ ही फैंसी अपने मूल रंगों के निर्वाह के लिए, अपने मूल रंगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर दबाव लाती है। उसके शब्दों और मुहावरों में नई अर्थमता, नई भाव क्षमता, नई अभिव्यक्ति भर देती है। कला के तीसरे क्षण में यह महत्वपूर्ण द्वंद्व है। अगला कथन है, इसलिए कलाकार को यह महसूस होता रहता है कि जो उसे कहना था वह पूर्ण रूप से नहीं कह सका और ऐसा बहुत कुछ कह गया जो शुरू में उसे मालूम नहीं था कि वह कह जाएगा। क्या यह भावना तुम्हें नहीं होती? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला कथन, यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, साथ ही पूरी यथार्थ गतिशीलता होती है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील है और उसके तत्व भी परस्पर गुंफित हैं। यही कारण है कि छोटी कविताएं लिख नहीं पाता और जो छोटी होती हैं वे वस्तुतः छोटी न रहकर अधूरी होती हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपनी बात बता रहे हैं ये कि कहते हैं कि यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं नहीं लिख पाता और जो छोटी होती हैं वस्तुतः छोटी ना होकर अधूरी होती हैं और इस प्रकार की न मालूम कितनी ही कविताएं मैंने अधूरी लिखकर छोड़ दी हैं। उन्हें ख़त्म करने की कला मुझे नहीं आती, यही मेरी ट्रेजेडी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक साहित्यिक की डायरी से। ठीक, अगला कथन है,
मेरा अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से आज हमारा समाज व्यवस्थित है, उसका सूत्रपात बुजुर्गों ने किया। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत भारत में दिल्ली से लेकर प्रांतीय राजनीतियों तक भ्रष्टाचार और अवसरवादिता के जो दृश्य दिखाई दिए, उनमें बुजुर्गों का बड़ा हाथ है। इसको छोड़ दीजिए, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अगले कथन पे चलते हैं। अगला कथन है, यह नहीं, कहते हैं कि यह नहीं कि आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है अथवा यथार्थ विरोधी है, बल्कि यह है कि लेखक यथार्थ के नाम पर अनुभूति यथार्थ से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ से कहानियाँ और उपन्यास गढ़ना चाहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मैं आगे कहते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि लेखक के पास प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह कहना चाहता हूँ कि उसमें मानवीय अंतरात्मा, मानवीय वेग चेतना की हलचल मचाने वाली पीड़ा नहीं है, क्योंकि वह ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो गया है और समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें, ठीक ना। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने बताया, यहाँ से 4 लाइन आप लोग लिख लेंगे। अगला कथन है, हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट हो जाते हैं जो नितांत प्रक्रियावादी हैं। नई कविता की फॉर्म का सवाल नहीं है, सवाल है उन दृष्टियों का जो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत हैं, गलत ही नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंक्ति। आगे देखिए, अगली पंक्ति है, कहते हैं कि अब कविता कोई निबंध तो है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालत की जानकारी मिले, न वह कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते हैं। कविता एक संगीत को छोड़े अन्य सब कलाओं से अधिक मूर्त है। वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर, या विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथा तत्व भी भाव का इतिहास है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा, अगला कथन, एक व्यक्ति है, उसे लगता है कि छोड़िए इसको, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। उसको मैंने पढ़ा है, मोस्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं है वो। यहाँ से देखिए कथन, एक सच्चा लेखक जानता है कि वह कहाँ कमज़ोर है, कि उसने कहाँ सच्चाई से जी चुराया है, कि उसने कहाँ लीपा पोता कर डाली है, कि उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, कि उसे वस्तुतः कहना क्या है और कह क्या गया, कि उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक है। वह इसे बखूबी जानता है, क्योंकि वह लेखक सचेत है। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। वह अपनी आत्मशांति को भंग करके ही लेखक बना रह सकता है। इसलिए लेखक अपनी कसौटी पर दूसरों की प्रशंसा को भी कसता और आलोचना को भी। वह अपने दुख का सबसे बड़ा आलोचक होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंक्ति, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कथन है, आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं, स्वयं सच्चाई ही है, क्योंकि वह ऐंठती नहीं, सज्जनता के साथ लेकर चलती है। आजकल के ज़माने में वह है आउट ऑफ टेस्ट डी। इसलिए सत्य जरा युजुत्सु बने, वीर बने, तभी धधक सकता है, चल सकता है और बिक सकता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला कथन है, मैं आलोचनात्मक भावना को प्रधान मान किसी तटस्थ बौद्धिक टीले पर खड़े होकर दुनिया को देखूं, या स्नेह के भीतर पाए जाने वाले सहज विश्वास को किसी विशाल श्रद्धा का रूप देकर जीवन की परम उपलब्धि को प्राप्त करूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगला कथन है, किंतु यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती। वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्र एक भावावेश होती है, और दिल का कीमियागर उस भावावेश पर बनावटी आंखें जड़ देती है। उसकी कीमियागरी इतनी भयानक होती है कि वह हमारी सूरत बंदर जैसी बना देती है। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको जाने देते हैं। यहाँ से देखेंगे, इस बात को सुनकर हम दोनों को हंसी आ गई। बात बिल्कुल माकूल है।
आलोचक का कार्य, यहाँ से देखिएगा, आलोचक का कार्य वस्तुतः सिद्धांतों को प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। मैंने उससे कहा, इसलिए कहता हूँ कि हम आलोचना करते वक्त गलतियों के लिए कम से कम 25-30% हाशिया जोड़ देते हैं। अगर हम हैं के बदले हो सकता है, संभव है, कदाचित यह भी हो, इस तौर से बात करें और मानव ज्ञान और अपने स्वयं ज्ञान की साक्षात सीमाएं प्रत्यक्ष ध्यान में रख उतना मार्जिन अपने को और दूसरे को प्रदान करें तो बहुतेरे हृदय दाह समाप्त हो जाए और हार्दिक और वैचारिक आदान प्रदान अधिक सुगम और सरल हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, इसको पढ़े रहिए, लेकिन महत्वपूर्ण इतना नहीं है ये। यहाँ से देखेंगे, मेरा स्वभाव या सिद्धांत या प्रवृत्ति कुछ ऐसी है मेरे ख्याल से जो शायद सही भी है ना। कहते हैं कि मेरा स्वभाव या सिद्धांत या प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया में जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है, यानी जितना दूर रह के सोचेगा उतना ही अच्छा लिखेगा, कल्पना करेगा, है ना। आगे कहते हैं कि नई कविता में दो तबके काम कर रहे हैं। नई कविता में दो तबके काम कर रहे हैं। जब वे खाते पीते वर्ग के सुशिक्षित लोग हैं, उन्हें खूब अच्छी फुर्सत है, उनका वे सदुपयोग भी करते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकें सुलभ हैं, वे कला कुशल भी हैं। इसके अलावा उनमें से बहुतेरे में वैज्ञानिक दृष्टि भी है। आगे देखेंगे अगला कथन, काव्य सत्य भावना प्रसूत, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते, वह सत्य हमारे व्यक्तित्व से कुछ मांग करता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे अगला कथन है, लेकिन मेरे अपने अनुभव को ही मैं सत्य की कसौटी नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे किसी भी अनुभव का एक हिस्सा मेरे अपने प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुआ है। हाँ, यदि यह अनुभव सार्वजनिक हो, आम हो, तो उसमें सत्यता की मात्रा बढ़ जाती है। फिर भी अनुभव को अंतिम कसौटी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह देश काल निर्मित है। सोक्रेटिस को बहुत बुरा आदमी कहकर ही फांसी दी गई है और अनेक शहीद अपने ज़माने में बहुत बुरे बनकर मरे हैं। अगला कथन क्या है देखेंगे, व्यक्तित्व के न मालूम कितने ही पहलू हैं जो मुझसे छिपे हुए हैं। मैं पंखुड़ी के भीतर, पंखुड़ी अथवा प्याज की परतों के अंदर की परतें, फिर व्यक्तित्व का जो रूप आज हमें दिखाई देता है कहाँ तक अस्थायी है हम नहीं जान सकते। तीसरे सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्तित्व निर्माण की कार्य परंपरा का यदि अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि व्यक्तित्व निर्माण में चेतन मन का रोल बहुत कम होता है और उसमें कम रोल संकल्प शक्ति का, उससे भी कम रोल जो है शक्ति का। दोनों के रोल निसंदेह कम होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, कहते हैं कम रोल है लेकिन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि उन्हीं के कारण मनुष्य है। फिर भी आप जिसे व्यक्तित्व या चरित्र कहते हैं वह चेतन काम के बहुत बाहर की चीज़ है, मानो हीरे को धारण किए हुए एक शिला। आत्म साक्षात्कार बहुत आसान है, स्वयं का चरित्र साक्षात्कार अत्यंत कठिन। आगे कहते हैं कि मैं अपना चरित्र साक्षात्कार नहीं करता, लेकिन अन्यों का चरित्र विश्लेषण करने बैठ जाता हूँ, और जब मैं उनके सम्मुख इस प्रकार विश्लेषण करने बैठ जाता हूँ तब उन्हें आघात होता है, इसलिए कि उनका चरित्र उनकी आँखों के ओट है, और जब वे मेरा चरित्र विश्लेषण करने लगते हैं तब मैं भी क्रुद्ध हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा चरित्र भी मेरी आँखों के ओट है। मतलब यह कि हम आँखों के ओट अपने कानों का शिकार किसी को देना नहीं चाहते। अगला कथन है, आत्म पक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही वास्तविकता के दो आग हैं, और इन दोनों में
ऐसे गहरे अंतर संबंध हैं जिसका सही सही पूरा ब्यौरा देना नामुमकिन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, इसलिए साहित्य मनुष्य के आंशिक साक्षात्कारों के बिंबों की एक मालिका तैयार करता है। ध्यान रहे कि वह सिर्फ बिंब मालिका है और उसका सारा सत्यत्व और औचित्य मनुष्य के जीवन या अंतर्जात में स्थित है। इसको रहने दीजिए। अगला कथन है, इसलिए मेरा सुझाव है व्यक्तित्व का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाए। एक तो केवल प्रबुद्ध आत्महित के भाव से और दूसरे सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्वार्थों को हटाकर। यदि हम अपने जीवन को एक उपन्यास समझ लें और हमारे जीवन में आने वाले लोगों को केवल पात्र, तो ज़्यादा युक्ति युक्त होगा और हमारा जीवन भी अधिक रसमय होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक। अगला कथन देख लेते हैं। लेकिन मुझे अज्ञात से डर लगता है, ना मालूम कौन सा अज्ञात अब मेरा इंतज़ार कर रहा है, और मैं यह मानने के लिए प्रवृत्त हूँ कि हर तरह से अज्ञात के प्रति आकर्षित होना बुद्धिमत्ता नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहली लाइन, ठीक है। नीचे का रहने दीजिए का महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो, ठीक। यहाँ पे देखेंगे, सौंदर्य में रहस्य न हो तो एक खूबसूरत चौखटा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। दूसरे शब्दों में मैं सामान्य उसको समझता हूँ जिसमें अपने भीतर के असामान्य से उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल न हो। मैं अपने को ऐसा ही आदमी समझता हूँ। मैं मात्र सामान्य हूँ, मैं नामी निरामी हूँ, यह बात अलग है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। अगली पंक्ति है, मैंने उससे पूछा, यहाँ से देखिए, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना कौन सी है। 1 मिनट में उसने मेरी तरफ देखा और फिर छूटते ही कहा, संयुक्त परिवार का हास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखेंगे। जो पुराना है अब वह लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। धर्म भावना गई, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आई। धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्षों को अनुशासित किया था। वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया। इसलिए केवल हम अपनी अंतः प्रवृत्तियों के यंत्र से संचालित हो उठे। उस व्यापक उच्चतर सर्वतोमुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया चिल्ला तो उठे, लेकिन वह नया क्या है हम नहीं जान सके। क्यों? नया जीवन, नए मानव मूल्य, नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए। वे दृढ़ और व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण न कर सके। वे धर्म का दर्शन का स्थान न ले सके। ठीक है, अगला कथन देखेंगे। अगला कथन है, मित्र ने कहा कि सवाल पुरानी परंपरा को व्याप्त कर, इसको रहने दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग यहाँ से, अगर आपके पास दृष्टि की गाइड नहीं है तो। लास्ट का देखेंगे हम यहाँ पे। अगला कथन है, मध्ययुगीन परंपरा गलत भले ही हो, भले ही हम उसे सामंती कहकर टाल दें, किंतु उसका साँचा ऐसा था कि व्यक्ति के मानसिक शक्ति का अपव्यय होने की गुंजाइश न थी। परंपरागत शील और शिष्टता ने उसे मानसिक संकटों से बचा लिया। अगला कथन है, पारिवारिक के मूल्यों की स्थापना की बात आई कि बड़े विचारक कन्नी काट गए, मानो घर समाज से बाहर हो। आज भी हमारे परिवार अमानवीय कट्टरपंथी विचारधारा के गढ़ हैं या बुजुर्ग किस्से के सत्तावाद के दुर्ग हैं, या ना भूलिए। अगला कथन है, परिवार में न केवल सामंती अवशेष हैं, वरन यहाँ बराबर 3 श्रेणियाँ दिखाई देती हैं। वह श्रेणी है जो पैसा कमा कर लाती है, उसे सबसे अधिक आदर नहीं दिया जाता, वरन उसकी मान्यता और विचार, उसकी रुचि अरुचि और कार्य शीघ्र ही सबके लिए मानदंड के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं, चाहे वह कितने भी अवैज्ञानिक, अनुचित और स्वार्थपूर्ण क्यों ना हो, यानी जो कमा कर लाता है ना। सबसे निचली श्रेणी उन लोगों की है जो एक चौके में सोते हैं। अगर कहीं स्त्री निरक्षर हुई या निर्धन परिवार से आई हुई रही
तो वह उसकी जैसी स्थिति के व्यक्ति उस तीसरी श्रेणी में रहते हैं। ये लास्ट का कथन है, ठीक है। मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पुराने के प्रति और नए के प्रति अवसरवादी दृष्टि खत्म किया जाए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, ठीक है। और नया क्या है, उसके तत्व के रूप में क्या है, यह निर्धारित किया जाए, ठीक है। चलिए यहीं पे क्लास समाप्त होती है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में नई रचना के साथ, ठीक है। ये 9वीं क्लास है और 9, 10, 11, 12, 13, 5 जो है रचनाएं और बच गई हैं। जैसे मैं फिनिश कर लूँगी इन सभी रचनाओं को, हम फिर कहानी स्टार्ट करूँगी या प्रैक्टिस इन रचनाओं पे जो है हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग।